अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास रो, फाई और जी से जाहिर किए जाते हैं। आज के टॉपिक में हम एक पार्टिकल की वेलोसिटी देखेंगे जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में होता है, एक्सेलरेशन देखेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में और रिलेशन देखेंगे कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के साथ कैसे लिंक किया जा सकता है। अब वही बुनियादी सवाल कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ पे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे प्रेफर करना है। तो जब कोई पार्टिकल मूव करता है 3D में कर्व में, तो हम उस जगह पे जो कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रेफर करेंगे डेट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आप देख सकते हैं एक बच्चा स्लाइड ले रहा है और ये 3D आपके पास कर्व करती हुई आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन डिस्कस करना चाहें तो हम प्रेफर करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जनाब, जैसे आपके पास फिग में आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर, जैसे इस फिग में देखें कि एक सिलेंडर दिखाया गया है, आपको एक पी पॉइंट दिखाया गया है। उस पी पॉइंट के 3 कोऑर्डिनेट आपको दिखाए जा रहे हैं, रो, फाई और सी। अब अगर मैं यहाँ से आपको डिटेल इसको शिफ्ट करता हूँ ज़रा इस तस्वीर पे, आप तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आप ये पी पॉइंट को देखें तो इसको मैंने एक आर वेक्टर से दिखाया है। रेडियस आपके पास इसे आप पोजीशन वेक्टर बोल लें, ओरिजिन से चल रहा है। अब जनाबे वाला, अगर आप इस वेक्टर का साया गिराएंगे तो वो साया जो है वो रो कहलाएगा, जो कि हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ जाएगा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ये जो साया है रो, इसे हम रेडियल डिस्टेंस बोल लें। ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, डेट इज कॉल्ड फाई। उसको हम फाई बोलेंगे। और ये जितनी हाइट पे पॉइंट होगा, पी पॉइंट जी एक्सिस पे, डेट इज कॉल्ड जी। तो अब आपको रो भी समझ आ रहा है, फाई भी समझ आ रहा है और जी भी समझ आ रहा है। जरा दोबारा से देखते हैं कि रो आप इसे रेडियल डिस्टेंस के तौर पे दोगे और इसे हम यूक्लिडियन डिस्टेंस फ्रॉम द जी एक्सिस एट द पॉइंट पी। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि आपको यूक्लिडियन डिस्टेंस जी पॉइंट से पी पॉइंट तक आपने देखना है, इसका यानी जो साया नीचे बनेगा, तो उसको हमने रो कह दिया। अब आपके पास ये कितना हो सकता है, अगर मैं कहूँ इसकी बाउंड्री कंडीशन जरा सोचें, तो ये आपके पास जीरो यानी ओरिजिन से लेकर कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इंफिनिटी तक बढ़ाया जा सकता है। फिर अगर हम फाई एंगल की बात करें तो ये वो एंगल है जो आपने कहाँ से देखना है, रेफरेंस डायरेक्शन ऑन अ चूजन प्लेन। इस केस में एक्स एक्सिस है आपके पास, और लाइन ऑफ ओरिजिन ऑफ प्रोजेक्शन और जो साई की आपके पास लाइन आ रही है, तो वहां से एंगल बनेगा। अब ये फाई एंगल अगर आप देखें तो ये कहाँ तक हो सकता है, तो ये जीरो से 2 पाई की बाउंड्री कंडीशन कैरी करेगा। और जी एक्सिस आप जानते हैं अपवर्ड भी होता है, डाउनवर्ड भी होता है। हाइट जिसे हम इसे कंसीडर करेंगे, तो ये जो हाइट होगी आपके पास, ये माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक हो सकती है। तो यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की लिमिट्स आपको पता चल गई कि फाई कहाँ से रो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जीरो से इंफिनिटी तक। फाई कहाँ से हो सकता है, जीरो से 2 पाई तक। और आपके पास हाइट कितनी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अच्छा जी, अब अगली बात पे चलते हैं कि अगर मुझे चेंज लानी है तो आपके पास मैं क्या करता हूं, जैसे आपने अभी रो डिस्कस किया, तो मैं इसे खींचूंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा, तो डी रो आपके पास। तो अब आप इस फिग में जरा देखें, रो था, मैंने बढ़ा गया थोड़ा सा उसे, तो उसका वो साया बढ़ के डेल्टा रो कह लें या डी रो कह लें, उसमें इजाफा हो गया। अब जब आप इसे बढ़ाओगे तो फाई एंगल में भी चेंज आएगा आपके पास। तो फाई एंगल अगर चेंज देखेंगे तो वो जैसे कल के दिन में आर डी थीटा था, तो आज चूंकि एंगल डेल्टा फाई है, तो आपके पास वो रो डेल्टा फाई का काम आ जाएगा। तो आपके पास, जैसे आप इस फिग में देख सकते हैं कि जो फाई की चेंज की वजह से जो आपके पास डिस्टेंस चेंज होगा, डेट इज रो डेल्टा फाई। और हाइट आप जानते हैं जी एक्सिस के लॉन्ग जो चेंज आएगी, डेट इज डेल्टा जी। तो अब आपने क्या समझा कि आपने कोई भी एलिमेंट्री लेंथ देखनी है, ये जो चेंज इंक्रीज इन लेंथ स्टडी करनी है, तो रो की इंक्रीज भी अब आपको समझ आ रही है, फाई की वजह से जो लेंथ में इंक्रीज आएगी वो भी आपको समझ
जा रही है और हाइट की वजह से जी एक्सिस की वजह से जो आपको चेंज आएगी वो भी समझ आ रही है। तो वॉल्यूम देखना हो तो सारी चेंजेस को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डी रो डी फाई क्रॉस डी जेड कर देंगे। और एरिया जैसे आपको इस फिग में दिखाया जा रहा है कि दो साइडों की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो डेल्टा रो को रो डेल्टा फाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ का एरिया मालूम पड़ जाएगा आपको। अब जनाब अगर हम बात करें कि इसको अगर हम कोऑर्डिनेट को ट्रांसफॉर्म करना हो, यानी अगर मैं इसे रिलेट करना चाहूँ कार्टेशियन के साथ, तो ज़रा जनाब ज़रा देखिएगा इस तस्वीर को। क्या आपको फाई दिख रहा है? क्या आपको रो दिख रहा है? अगर मैं कहूँ इसके रो के साथ 2 कंपोनेंट बनाओ, तो एक्स वाला जो कंपोनेंट होगा, जो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, दैट इज़ कॉल्ड रो कॉस फाई। इसी तरीके से जो वाई कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, दैट इज़ रो साइन फाई। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस आएगा दैट इज रो कॉस फाई, और वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस आएगा रो साइन फाई। और जी एक्सिस तो अल्टीमेटली प्योरली हाइट है, तो वो आप हाइट जी एक्सिस की लेंथ से मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपको अगर रो और फाई मालूम हो तो आप उसको एक्स 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 कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हो, रो और फाई मालूम हो तो वाई कंपोनेंट भी मालूम कर सकते हो। इसी फिक्स से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट का स्केयर लेता हूं, तो वो मैं रो स्केयर भी मालूम कर पाऊंगा। फाइव भी इसी तरीके से वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट की मदद से निकाला जा सकता है। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। तो जनाब अब आपकी डायरेक्शन जरा सोचिए कि आपके पास जो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, इसमें तीन चीजें हैं, रो फाई और जी। रो जिस सिंक में डायरेक्टेड होगा उसे हम रो यूनिट वेक्टर बोल देंगे, और फाई जिस सिंक में डायरेक्शन होगा उसे फाई यूनिट वेक्टर बताएंगे, और जी एक्सिस की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से होती है। हम सब इस बात को जानते हैं। अच्छा जी, तो जनाब अगर आप इस फिग को गौर करें तो थोड़ा सा बड़े व्यू में देख लेते हैं। रो को अगर आप गौर करें तो रो आपका पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स के दरमियान में आ रहा है। इसका मतलब इस रो के अगर कंपोनेंट होंगे तो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में बनेंगे। जबकि आप फाई को देखो, फाई जिस सिंक में डायरेक्टेड है वो नेगेटिव एक्स और वाई के बीच में डायरेक्टेड है। तो इस तस्वीर को आसान मैंने बना दिया इस तरीके से कि आपके पास अगर आप रो लोगे तो एक्स पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में है। अगर आप फाइव देखोगे तो वो नेगेटिव एक्स और वाई के बीच में है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? हमने पढ़ा था कि वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अब आपके पास रो वेक्टर किस एक्सिस के साथ मिल सकता है? एक्स आई प्लस वाई जे, और एक्स की वैल्यू तो मुझे पता है, इसी तरीके से वाई की वैल्यू भी मुझे पता है। वो वैल्यूज मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। तो आपके पास उसमें से रो कॉमन ले लें तो कॉस फाई आई प्लस साइन फाई जे। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये रो यूनिट वेक्टर है और आपके पास रो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब जनाब जरा फाई को स्टडी करते हैं। अगर आप फाई देखें तो वो नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच में है। हम एंगल ट्रांसफॉर्म करते हैं तो फाई यहाँ पे आ जाता है। अब चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है तो मैं लिखता हूँ कि ये फाई वेक्टर बनेगा माइनस एक्स एक्स कंपोनेंट इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई कंपोनेंट इंटू जे यूनिट वेक्टर। तो एक्स की वैल्यू, तो अब यहां से अगर मैं कहता हूं कि आप जरा x कंपोनेंट निकालें, तो आप क्या करोगे? x कंपोनेंट इस एक्सिस पे आएगा तो वो आपका साइन वाला कंपोनेंट आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास y वाला कंपोनेंट कॉज वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो क्योंकि एंगल फाई इस एक्सिस के साथ बन रहा है, यानी अगर मैं कहूं कि इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा होगा तो x पे आएगा, तो यानी आपके पास साइन का फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो आप देखो मैंने लिखा फाई साइन फाई आई प्लस फाई कॉस फाई जे, यानी आपने इस एंगल से आप इसे एंगल ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट चेंज से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि आपके पास 90 प्लस फाइव हो जाता है ना असल में, तो वो आपने इस तरीके से उसे समझ लेना है। तो आपके पास माइनस फाइव साइन फाइव आई प्लस फाइव कॉस फाइव जे है। फाइव कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आपके पास इस जगह पे बुनियादी तौर पे फाइव है,
सॉरी जी, तो वो फाइ फाइ से कट जाएगा तो आपके पास माइनस साइन फाइ आई प्लस कॉस फाइ जे आ जाएगा और z की तो डायरेक्शन अल्टीमेटली k यूनिट वेक्टर से हम बता सकते हैं। तो जनाब इस तरीके से हम इस चीज को समझ रहे होंगे। तो जनाब आपको एक दफा दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि फाइ आपका माइनस एक्स और वाई के बीच में है, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट शुरू हो गया है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने जब कंपोनेंट बनाने हैं तो साइन कॉस की जगह आ जाता है, कॉस साइन की जगह शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने उसको मैंने इसको एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस तरीके से समझा दी कि अगर यहाँ पे फाइ है तो सामने साइन वाला कंपोनेंट आएगा, यानी एक्स वाला जो होगा वो आपके पास साइन कंपोनेंट के साथ आ जाएगा। तो फाइ साइन फाइ आ जाएगा, इधर आ जाएगा फाइ कॉस फाइ आ जाएगा। तो आपने उसको ऐड कर दिया तो वो आपके पास इस तरीके से 5 यूनिट वेक्टर आ जाएगा। z एक्सिस k यूनिट वेक्टर के साथ है। चलें जी, अब वेलोसिटी देखते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी होती है dr ओवर dt। अगर हम उसकी पोजीशन को देखें तो xi प्लस yj प्लस zk, क्योंकि वो पॉइंट आपका तीनों एक्सिस के बीच में था। अब मेरे पास x की वैल्यू भी मुझे मालूम है कि x बराबर है रो कॉस फाइ, फाइ y भी मुझे मालूम है रो साइन फाइ, और z भी मुझे मालूम है z के बराबर है। तो ये तीनों वैल्यूज अब मैं यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। x की जगह रो कॉस फाइ आई, y की जगह रो साइन फाइ जे और प्लस z के आ जाएगा। अब चूंकि मुझे डेरिवेटिव लेना है तो मैं तीनों को अलग अलग करके डेरिवेट कर सकता हूँ। डी बाई डी टी पहले रो कॉस फाइ आई के साथ, फिर डी बाई डी टी रो साइन फाइ जे के साथ, और फिर डी जी बाई डी के इंटू के यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब मैं जानता हूँ आई जे के तो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हैं, यानी इनका ना मैग्नीट्यूड बदलता है ना डायरेक्शन बदलती है, तो इसलिए इनका डेरिवेटिव जीरो है। तो अब फर्स्ट फैक्टर देखें, इसमें रो और कॉस फाइ है। तो मैं फर्स्ट फैक्टर के तौर पे रो का डेरिवेटिव ले लेता हूँ, रो डॉट कॉस फाइ वैसे ही आ जाएगा। फिर आपके पास रो सेकंड फैक्टर बन जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन फाइ, एंगल का डेरिवेटिव फाइ डॉट आ जाएगा, साथ में आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा। फिर जनाब सेकंड में रो साइन फाइ का डेरिवेटिव लेंगे तो रो डॉट साइन फाइ आ जाएगा, प्लस आपके साथ रो सेकंड फैक्टर है साइन का डेरिवेटिव कॉस फाइ आ जाएगा, साथ में फाइ एंगल का डेरिवेटिव फाइ डॉट और जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस जी डॉट के आ जाएगा। तो जनाब अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो मैं इसमें से अब रो डॉट वाली टर्म्स अलग कर लूंगा और रो डॉट फाइ डॉट वाली टर्म्स अलग कर लूंगा। आप इसमें देखें रो डॉट है यहाँ पे, इसमें भी देखें तो आपके पास यहाँ पे आपके पास रो डॉट आ रहा है, इस जगह से समझ लें रो डॉट रो डॉट। तो इन दोनों को मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया। अब इसमें देखें तो रो फाइ डॉट, इसमें भी देखें तो रो फाइ डॉट है, तो इनको मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके लिख दिया। जी तो साथ में आ ही रहा है। अब इसमें से रो डॉट कॉमन लिया जा सकता है, इसमें से रो फाइ डॉट कॉमन लिया जा सकता है। तो कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में चीज बचती है वो हम जानते हैं कि रो यूनिट वेक्टर किसके बराबर था, कॉस फाइ आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन फाइ जे। तो इसका मतलब ये सारी चीज मेरे पास रो यूनिट वेक्टर का काम करने वाली है। और ये चीज अगर आप देखते हैं जो माइनस साइन फाइ आई प्लस कॉस फाइ जे, ये सारी चीज फाइ यूनिट वेक्टर का काम करने वाली है। तो इसका मतलब ये सारी चीज फाइ यूनिट वेक्टर बन जाएगी। जी डॉट के, तो आपके पास अब जनाबे वाला इस सारे को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, रो डॉट फाइ डॉट प्लस रो फाइ डॉट फाइ यूनिट वेक्टर प्लस जी जी यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी का रिलेशन आ गया सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में। यानी अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मुझे किसी पॉइंट किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिस्कस करनी होगी तो मैं ये मैथमेटिकल फार्मूला डिस्कस करूंगा। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। अब आपके पास इस जगह पे हम एक्सेलरेशन देखते हैं, इसी वेलोसिटी वाले कंपोनेंट को लेके फिर से डेरिवेट करेंगे, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन बन जाएगा। तो अब तीन फैक्टर आपको इस रिलेशन में दिख रहे हैं, तीनों को अलग अलग कर लेते हैं डेरिवेशन के लिहाज से। तो आपने रो डॉट फाइ डॉट को अलग डेरिवेट करना है, रो फाइ डॉट फाइ यूनिट वेक्टर को अलग डेरिवेट करना है, जी डॉट जी यूनिट वेक्टर को अलग डेरिवेट करना है।
अच्छा जी, तो जनाब अब आपके पास रो डॉट का फर्स्ट फैक्टर है तो रो डबल डॉट 5 यूनिट वेक्टर आ जाएगा, प्लस फर्स्ट फैक्टर रो डॉट वैसे ही आ जाएगा, रो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये 3 है तो आपने ट्रिपल प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट फैक्टर आ जाएगा, सेकंड 2 वैसे ही आ गए, फिर फर्स्ट और थर्ड वैसे ही आ गए, सेकंड का डेरिवेटिव आ गया, फिर फर्स्ट 2 वैसे ही आ गए, थर्ड का डेरिवेटिव आ गया और लास्ट वन अगेन प्रोडक्ट रूल लग गया कि आपने सेकंड फर्स्ट फैक्टर का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही रख दिया और आपके पास सेकंड एंड फर्स्ट को वैसे ही रख दिया, सेकंड का डेरिवेटिव रख दिया। अब आपने जब इसका देखा रो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव तो वो हमें पता है कि डॉट फाइव यूनिट वेक्टर और आपके पास फाइव का डेरिवेटिव लेंगे माइनस फाइव डॉट रो यूनिट वेक्टर आ जाएगा और जी का डेरिवेटिव यूनिट वेक्टर का लेंगे जीरो क्योंकि जी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता तो इसलिए उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे प्लेस की, ये वैल्यूज हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ पे कि आप इस जगह पे इसको वैल्यू को अगर आप इसका डेरिवेटिव उठाएंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ओके, तो अब आपने क्या किया, ये वैल्यूज प्लेस कर दी इस जगह पे, इसके बाद ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो चीज़ों को थोड़ा सा पैटर्नाइज करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, रो यूनिट वेक्टर वाले फैक्टर एक तरफ कर लेने हैं और फाइव यूनिट वेक्टर वाले एक तरफ कर लेने हैं, जी वाले एक तरफ कर देने हैं। तो रो वाले में से कॉमन ले लेंगे, रो डबल डॉट माइनस रो फाइव डॉट स्केयर प्लस टू रो डॉट फाइव डॉट प्लस रो फाइव डबल डॉट फाइव यूनिट वेक्टर प्लस जी डबल डॉट और जी यूनिट वेक्टर। तो ये जनाब अब हमारे पास सिलेंड्रिकल एक्सेलरेशन का टूल बन चुका है। ठीक हो गया जनाब। तो अब आपके पास अगर हम कहें कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी सिलेंड्रिकल को कार्टेशियन में, तो हम इसके लिए एक मैट्रिक्स सिस्टम सोच लेते हैं, एक्स वाई जी ले लेते हैं और आपने एक्स को जानते हैं कि भाई कॉस फाई माइनस साइन फाई जीरो आ जाएगा, वाई के लिए साइन फाई कॉस फाई जीरो आ जाएगा और इसी तरीके से आप इस पैटर्न को लगा सकते हैं। तो आप बुनियादी तौर पे ये वैल्यूज लगा रहे होते हैं तो इसकी मदद से आप कार्टेशियन से सिलेंड्रिकल में जा सकते हैं और सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में जा सकते हैं। ये जस्ट मैथमेटिकल है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसमें हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को स्टडी किया, हमने इसकी ज़रूरत देखी, कहाँ पे इसको इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह कल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।